बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. Today I am here with first lecture of English B for class 3. Dear students, first of all I would like to define what is English A and what is English B. आपको दो तरह के मोड में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश ए और इंग्लिश बी। इंग्लिश ए क्या होता है, उसको इंग्लिश ए क्यों कहा जाता है, कोई और अल्फ़ाबेट क्यों नहीं उसके साथ इस्तेमाल किया जाता? तो लेट मी टेल यू कि इंग्लिश ए एक ऐसा आपका मोड होता है, एक ऐसा आपका सिलेबस होता है जिसमें आप बुक से रिलेटेड लेसन, चैप्टर्स, स्टोरीज़ और इसके अलावा आप बुक से मुतल्लिक़ चीज़ें पढ़ते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं, उसके वर्ड्स मीनिंग से मुतल्लिक़ सवाल के जवाब होते हैं और दीगर एक्टिविटीज़ आप करते हैं। तो ये इंग्लिश ए होता है जो बुक से रिलेटेड लेसन, चैप्टर, स्टोरीज़, यूनिट्स इन पे मुश्तमिल होता है। अगरचे इसमें भी ग्रामर वर्क होता है लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाया जाता, तो इसलिए जो टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, जो बुक से रिलेटेड होता है, वो इंग्लिश ए कहलाता है। और व्हाट इज़ इंग्लिश बी? इंग्लिश बी एक लिंग्विस्टिक मॉड है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। अब इंग्लिश बी में आपको ज़्यादा फोकस ग्रामर कॉम्पोजिशन पे करवाया जाता है। अब ग्रामर में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये आप बड़ी क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया आपको देती चलूँ कि इंग्लिश बी को इंग्लिश बी क्यों कहा जाता है। जिस तरह इंग्लिश ए को टेक्स्ट की वजह से, बुक रीडिंग और बुक से मुतल्लिक़ पढ़ाई की वजह से इंग्लिश ए नाम रखा गया है और इसको दो पार्ट्स में तब्दील किया गया है, इंग्लिश को ए और बी। तो बी में आप ग्रामर वर्क ज़्यादा करते हैं, आपको इसमें इंग्लिश के बेसिक्स सिखाए जाते हैं ताकि इंग्लिश में आपकी बेहतरी आ सके, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसके अंदर गहराई है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है, प्रैक्टिस दरकार होती है। तो बी में हम ग्रामर वर्क ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई बुक ख़ास तौर पर अमूमन नहीं लगी हुई होती क्योंकि ग्रामर जो है वो तमाम बुक्स में एक जैसी होती है। अब टेंसेस हैं वो तमाम बुक्स में एक जैसे होंगे, मैस्कुलिन फेमिनिन हैं जिनको हम जेंडर्स कहते हैं और नंबर्स हैं जिनको हम सिंगुलर प्लूरल कहते हैं, वो भी अक्सर बुक्स में एक जैसे ही होते हैं। आज हम अपने इंग्लिश बी का फ़र्स्ट लेक्चर क्लास 3 के लिए जो पढ़ने जा रहे हैं, द फर्स्ट पार्ट इज़ नंबर। सबसे पहले पार्ट में हम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ नंबर्स? नंबर क्या होता है? नंबर आप कहते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक तो वो नंबर्स हैं जिनको आप डिफ़ाइन करते हैं पोजीशन के लिए। और यहाँ पर नंबर का मतलब है, जिस तरह उर्दू में आप वाहिद जमा करते हैं, सिंगुलर प्लूरल। प्रोनंसिएशन सीखिए इसकी। प्रोनंसिएशन का मतलब होता है बोलने का अंदाज़। सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जो कि आपके ऑलरेडी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भेजा जा चुका है, ये सारा व्हाट्सएप के ज़रिए काम इंग्लिश बी का, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए यहाँ पर दोबारा से इस चीज़ को डिस्प्ले किया है बोर्ड के ऊपर ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें और जो बात सिखाने में आती है वो बेशक आपको नोट्स के ज़रिए फ़राहम की गई है, लेकिन उससे आपकी और ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ़ यू, और जो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए चीज़ें भेजी गई थी, आई होप कि आपने उसको कॉपी डाउन कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट रीडिंग सिंगुलर प्लूरल। ये वही सिंगुलर प्लूरल्स हैं जो मैंने आपको व्हाट्सएप PDF के थ्रू भेजे थे। वॉच, वॉचेस, लेडी, लेडीज़।
अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैं हिंट बताती जाऊँ कि कौन से वाई में आपने IES लगाना है और कौन से वाई के बाद आपने S लगाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टिप मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ। आप अपने जहन में उसको बिठा लीजिए कि जिस वाई से पहले वॉवल नहीं होगा, जिस वाई से पहले सिंगुलर में वॉवल नहीं होगा, उस वाई को हटा के हम IES लगा देते हैं। ठीक है, ये जहन में रखिए कि अगर किसी सिंगुलर के एंड में आपको वाई नज़र आए तो आपने फ़ौरन से उससे पहला लेटर देखना है कि क्या ये वॉवल है या नहीं। अगर नहीं है तो इट मीन्स कि आपने उस वाई को हटा के IES लगा देना है। तो लेडी, LADY, लेडी, लेडी के वाई से पहले वॉवल मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमने लेडी के वाई को रिप्लेस कर दिया IES और प्लूरल बना लिया अपना। सो लेडी, लेडीज़। और यहाँ पर देखिए KEY की, अब KEY, वाई से पहले सिंगुलर में E आ रहा है और E क्या है? वॉवल है। वॉवल कौन कौन से होते हैं? लेट्स रिपीट, A, E, I, O, U. So my dear lovely students, keep it in mind कि अगर किसी वाई से पहले वॉवल मौजूद है तो आपने वाई को जहमत नहीं देनी, इसके आगे S लगा देना है। तो इस तरह ये फॉर्मूला है, समझ के पढ़ना है, हमने रटा नहीं लगाना। इंग्लिश बहुत ज़्यादा समझ के पढ़ने वाली लैंग्वेज है और हम अब ग्रामर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको हर एक स्टेप को समझ के चलना होगा। तो यहाँ पे हमने IES क्यों लगाया? क्योंकि इस वाई से पहले वॉवल मौजूद नहीं था। यहाँ हमने वाई के साथ S क्यों लगाया? क्योंकि इस वाई से पहले वॉवल मौजूद है। अब आप समझें मेरी बात को। अब आपको पता चल जाएगा कि किसके बाद S लगेगा और किसके साथ IES लगेगा। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। डंकी, donkeys, foot, feet, tree, trees, animal, animals, tomato, tomatoes, copy, copies। अब आप ये देखिए कि कॉपी के बाद IES क्यों लगाया हमने? क्योंकि वॉवल मौजूद नहीं है। और यहाँ पे डंकी के बाद हमने सिर्फ S क्यों लगाया? क्योंकि वाई से पहले वॉवल मौजूद है। मैन, मैन। आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग होनी चाहिए। इफ़ यू आर टेलिंग अ प्लूरल ऑफ अ सिंगुलर इन विच अ इज़ यूज्ड, so you have to speak properly man, men, fish, fish। My dear students, sometimes आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि फ़िश, फिशेस क्यों नहीं है। तो my dear students, let me tell you one thing कि अगर आप किसी एक तरह की मछलियों की बात कर रहे हैं तो फ़िश लगाएंगे। फ़िश का प्लूरल फ़िश ही होगा, यानी मछलियों की ही बात हो रही है। और अगर आप मल्टीपल मुख्तलिफ़ तरह की मछलियों की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ नस्लों की मछलियों की बात हो रही है, तो फ़िशेज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। बट फ़िश का प्लूरल फ़िश ही कॉमन है। हेयर, हेयर, हेयर का प्लूरल हेयर्स नहीं होता, ठीक है। हेयर का प्लूरल हेयर ही है। लेकिन अगर मुख्तलिफ़ तरह के बालों की बात की जा रही हो तो हम हेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कॉमनली यूज़ जो है वो जिस तरह फ़िश है इस तरह हेयर है। आप ये तो नहीं कहते ना कि मेरे हेयर्स गिर रहे हैं, मैं हेयर्स कट करवाने जा रहा हूँ। नो, दिस इज़ रॉन्ग। यू हैव टू से हेयर, हेयर, हेयर। बेंच, बेंचेस। फ्लाई, फ्लाइज। दोबारा से आ गया IES। क्यों आया? क्योंकि वाई से पहले वॉवल मौजूद नहीं है। जहाँ वाई से पहले वॉवल मौजूद नहीं है वहाँ हमने वाई को हटा के IES लगा देना है। प्लेट, प्लेट्स। बॉय, बॉयज़। वर्ड, वर्ड्स। पेंसिल, पेंसिल्स। एप्पल, एप्पल्स। फ्रेंड,
friends. So these were the numbers, यानी जिनकी तादाद अगर ज़्यादा हो जाए तो आप उनको क्या कहते हैं, प्लूरल। और अगर वो अकेले अकेले हों, एक एक चीज़ हो, तो आप उनको क्या कहेंगे, सिंगुलर। सिंगुलर आप अमूमन यूँ प्रोनाउंस करते हैं, सिंगुलर प्लूरल। नो, दिस इज़ नॉट द वे। यू विल हैव टू से सिंगुलर प्लूरल। मेरे साथ पढ़िए, सिंगुलर प्लूरल। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जिस भी स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, आपका एक्सेंट, आपके बोलने का अंदाज़, इंग्लिश पढ़ने का अंदाज़ आपके साथ साथ जाएगा। तो इंग्लिश आप चाहे जिस भी स्टैंडर्ड की पढ़ रहे हों, जिस भी क्लास की पढ़ रहे हों, अगर आपका लहजा और आपकी प्रोनंसिएशन प्रॉपर नहीं है तो आपके पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। सो प्लीज़ ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रोनंसिएशन। मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ, प्रोनंसिएशन। और बार बार प्रैक्टिस करके आपकी ज़बान पर ये अल्फाज आ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द जेंडर्स। जेंडर्स, नंबर्स जिनको सिंगुलर प्लूरल कहते हैं, और जेंडर्स, जेंडर्स का मतलब होता है जिन्स। ठीक है, अब जिन्स का क्या मतलब होगा, आपके लिए नया वर्ड है। तो जिन्स का मतलब होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दो मखलूक़ात में, तकरीबन बहुत सी मखलूक़ात हैं वैसे तो, लेकिन इंसान की जो जिन्स है वो कॉमनली दो में डिवाइड की जाती है, एक मेल और एक फ़ीमेल। ठीक, तो मेल जो होती है उसको कहते हैं मैस्कुलिन। क्या कहते हैं, मैस्कुलिन, यानी मुज़क्कर। उर्दू में मुज़क्कर और इंग्लिश में मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन। और उसकी जो मुअन्नस है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फेमिनिन। फेमिनिन। अब फेमिनिन के स्पेलिंग समटाइम्स आपके गलत हो जाते हैं। आसान सा एक टिप बता रही हूँ आपको, आपने FEMI लिख के, फैमी लिख के आगे 9 के स्पेलिंग लिख देने। आप इसको तोड़ दें, FEMI, फैमी, NINE, 9, तो फेमिनिन हो जाएगा। इसको हम फेमिनाइन नहीं बोलेंगे, लेकिन ये आसान आपको करने के लिए मैंने एक टिप दिया है आपको। और वो टिप क्या है कि आपने इतने बड़े स्पेलिंग्स को तोड़ के याद करना है। फेमिनिन बोलेंगे क्या हम इसको, फेमिनिन। फेमिनिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, मुज़क्कर, मुअन्नस। नंबर 1, कॉक। कॉक क्या होता है, मुर्गा। मुर्गे की फीमेल मुर्गी, और मुर्गी की इंग्लिश हैन। कॉक, हैन। ये तो आपको मेरे साथ साथ ही याद हो जाएंगे। आप तो इतने शार्प स्टूडेंट्स हैं मेरे, इतने अच्छे, इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं, और फॉलो करते हैं मेरी सारी बातों को और इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। तो इस तरह मज़े से हम साथ साथ इसको लर्न भी करेंगे। कॉक, हैन। फादर। फादर का क्या मतलब है, अब्बू, बाबा, आपके पापा। फादर, मदर। मदर मीन्स अम्मी, मम्मा, अम्मा, जो भी आप उनको कहते हैं प्यार में। फादर, मदर। सन, SON, सन। एक और सन भी होता है, कौन बताएगा वो क्या होता है, जी सोचें। मेरे साथ साथ पढ़ना है तो आपको मेरा साथ देना होगा। SON, सन। एक और सन भी होता है, बहुत कॉमन चीज़ है। किसी के जहन में आया, जी वेरी गुड, मुझे पता चल गया है किसके जहन में आया है। और वो कौन सा सन है, SUN, सन, जिसका मतलब है सूरज। बट सूरज का कोई फीमेल नहीं है। यहाँ पर है SON, सन, जिसका मतलब है बेटा। और इसके फेमिनिन को क्या कहेंगे, डॉटर। DAUGHTER। अब यहाँ पर जी जो है बेटा वो साइलेंट है, लिखा तो गया है बट इसको हमने बोलना नहीं है, तो ये क्या बन गया, डॉटर। सन, डॉटर। ही, शी। ही मीन्स वो लड़का या वो, किसी भी मेल जेंडर के लिए आप जब वो इस्तेमाल करेंगे तो ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो एक अच्छा बच्चा है तो आप यहाँ क्या कहेंगे, ही इज़ अ गुड चाइल्ड। ही मीन्स वो लड़का, शी मीन्स वो लड़की।
ही, शी। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, और उसकी फीमेल है मेयर, हॉर्स मेयर। अंकल, अंकल, आप हर एक को अंकल अंकल अंकल, और उनकी फीमेल आंट, आंट, AUNT, आंट। बहुत प्यार करती हैं ना आंट साहब से, आंटियाँ आपकी ख़ास तौर पे, तो आपको उनके स्पेलिंग भी आने चाहिए, आंट। और आप प्यार में उनको आंटी भी बोल देते हैं, खाला भी बोल देते हैं, जो भी आपके रिलेशंस होते हैं, फूफो हैं, खाला हैं, चाची हैं, कोई घर में आ गया वो भी आंटी बन गई, तो आपको इनके स्पेलिंग भी सही आने चाहिए। आंट, सर, मैडम, सर, मैडम। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट चाहे बेटा कोई भी हो, ठीक है, मेल है, फीमेल है, उसका मेल भी स्टूडेंट है और फीमेल भी स्टूडेंट है। अब मैं आपको कहती हूँ ना माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ये तो नहीं कहती कि माय डियर फीमेल स्टूडेंट्स, माय डियर मेल स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं मैंने बोला। तो जब हम स्टूडेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो रैंडमली यानी तमाम स्टूडेंट एक ही फॉर्म में आ जाएंगे। यानी स्टूडेंट अगर मैं कहूँगी तो वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो दोनों के लिए बोथ ऑफ द जेंडर्स विल यूज़ द वर्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। सेम एज चाइल्ड, अब मैं कहूँगी ना व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड ही इज़, अगर ही कह दिया तो पता चल गया कि ये बॉय है। अगर मैंने ये कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड तो पता नहीं चला कि ही है कि शी है। तो चाइल्ड दोनों में चाइल्ड ही रहेगा। चाइल्ड का मैस्कुलिन भी चाइल्ड है और फेमिनिन भी चाइल्ड है, जब तक कि हम उसके साथ ही या शी ना इस्तेमाल कर लें सेंटेंस में। टीचर, टीचर, अब आप ये कहेंगे कि जी जो छोटी क्लासेस से जब आप नर्सरी से लेके ऑनवर्ड क्लास 7 तक पढ़ते हैं तो आपके फीमेल टीचर्स होती हैं, लेकिन अगर आप खाली टीचर कहेंगे तो नहीं पता चलेगा कि आप मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं। तो टीचर अगर आप बग़ैर किसी जेंडर के इस्तेमाल करेंगे वर्ड तो टीचर का फेमिनिन भी टीचर ही होगा। बॉय, लड़का, गर्ल, लड़की, ब्रदर, भाई, सिस्टर, बहन। मेल, मेल यानी आदमी, आदमी मुज़क्कर यानी ऐसे लोग जो मेल हों, जो मर्द हों, उनके लिए मेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जो फीमेल होती हैं वो औरतें, ये लड़कियां, बच्चियां, यानी जो औरतों की जेंडर में आती हैं, मोनस में आती हैं, उनको फीमेल कहते हैं। मेल, फीमेल। किंग बादशाह, क्वीन मलका। मैन आदमी, वुमन औरत। हिज हर सॉरी हिज उस लड़के का, हर उस लड़की का। यानी किसी भी चीज़ को किसी भी आपने अगर मेल से रिलेट करना है, उसको जोड़ना है, उससे मिल्कियत जाहिर करनी है तो ये कहेंगे हिज। इट इज़ हिज बैग, ये उस लड़के का बस्ता है। अगर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये उस लड़की का बस्ता है तो मैं क्या कहूँगी? इट इज़ हर बैग। बेबी, अब बेबी मैस्कुलिन भी बेबी और फेमिनिन भी बेबी। व्हाट अ क्यूट बेबी यू आर, तुम कितने अच्छे प्यारे बच्चे हो। अब बच्चा बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, लेकिन बेबी मैस्कुलिन भी बेबी है और फेमिनिन भी बेबी है। बेबी गर्ल अगर हम कहेंगे तो बेबी गर्ल का मतलब वो लड़की है, लेकिन अगर हम खाली बेबी कहेंगे तो वो बेबी का मतलब दोनों में आ सकता है। सेम एज प्यूपिल, प्यूपिल भी स्टूडेंट के ही नाम को कहते हैं, यानी ये भी तालिब इल्म और इसका मतलब होता है शागिर्द। ये तालिब इल्म और ये शागिर्द, दोनों के मीनिंग्स सेम हैं। प्यूपिल अगर मैं कहूँ तो माय डियर प्यूपिल, तो आप कहेंगे कि ये किसको कह रही हैं मैम? तो प्यूपिल मैस्कुलिन भी यूज़ हो सकता है और फेमिनिन में भी। तो बोथ ऑफ द जेंडर्स कैन यूज़ द वर्ड प्यूपिल। प्यूपिल शागिर्द
और अगर हम कहेंगे कि मेल प्यूपिल या फीमेल प्यूपिल, या आपने बता देना है लाइन में, सेंटेंस में कि ये ही के बारे में बात हो रही है या शी के, तो आप ही या शी लगा के सेंटेंस में बता सकते हैं कि आप किस जेंडर के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं बताया और आपको इसी तरह मैस्कुलिन लिखे हुए आएंगे तो आपने प्यूपिल का मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी प्यूपिल ही लिखना है। MR. मिस्टर, एब्रीविएशन है मिस्टर का MR, मिस्टर, और इसके आगे आप एक डॉट देख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि अगर आप किसी वर्ड का एब्रीविएशन यानी शॉर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तसर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उसके आगे फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। अब मिस्टर का शॉर्ट है जो MISTER मिस्टर है, उसका ये एब्रीविएशन है, और इसका फेमिनिन है मिसेस, MRS. Mrs. Bull, cow. So these were the masculine, feminine. I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है, इसको पढ़ना है, इसको समझना है, और फिर आपने क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस करते जाना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग नंबर्स एंड जेंडर्स। अब हम इसके बाद अगला काम शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने नंबर्स पढ़े, जेंडर्स पढ़े, और अब हम यहाँ पर प्रोफेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन द वर्ड प्रोफेशन। प्रोफेशन का क्या मतलब होता है? प्रोफेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा काम जिसको आप किसी पेशे के तौर पर अपना लें। अब पेशा क्या होता है? आप कहेंगे कि मैम ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पेशा। व्हाट इज़ पेशा? अब पेशा का मतलब ये है कि हर इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो जब किसी इंसान को पैसे कमाने के लिए किसी काम को अपनाना पड़े, इस काम को कि जिसमें उसको पैसे मिले, तो वो उसका प्रोफेशन बन जाता है, पेशा बन जाता है। और प्रोफेशन की जमा है प्रोफेशंस, पेशे। तो प्रोफेशंस, पेशे आज हम पढ़ेंगे। आपको अक्सर अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग नज़र आते होंगे, स्कूल आते वक्त, घर से निकलते वक्त, आपके घर के अंदर। तो वो सब लोग जो किसी ना किसी काम से मुंसलिक हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं, तो जिस काम को वो चुन लेते हैं वो उनका प्रोफेशन बन जाता है। नंबर 1 डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। बुक बाइंडर, आपके स्कूल्स ओपन होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, बीच में भी जब आपको ज़रूरत होती है तो आप किताबें ख़रीदते हैं, और किताबों के कवर्स को महफूज रखने के लिए आप उनकी बाइंडिंग करवाते हैं, जिल्द करवाते हैं। तो जो जिल्द करता है किताबों और कॉपियों की, वो क्या कहलाता है? बुक बाइंडर। जिल्द साज। कुक, बावर्ची, यानी खाना पकाने वाला, देहें पकाने वाला, या किसी भी तरह के कोई भी आपके किचनरी वर्क को करने वाला जो आप हायर करते हैं, जो आप पैसे देकर रखते हैं, वो बावर्ची कहलाता है। कुक, बावर्ची। पियन, चपरासी, यानी जो भी गेट के ऊपर बैठा हो, आप के स्कूल हो, ऑफिसेज़ हों, या आपके कोई भी इंस्टीट्यूट्स में बाहर बैठे हुए एक ऐसे शख्स जिसका काम क्या होता है कि अंदर आने और जाने वालों की जो रहनुमाई करे, उसको पियन, चपरासी सॉरी। शॉपकीपर, शॉपकीपर, दुकानदार। आपका हर रोज़ वास्ता पड़ता है, हर तरह की दुकान पर जाते हुए आपको वहाँ पर एक शख्स खड़ा मिलता है जो दुकान की चीज़ें बेच रहा होता है, आप उससे ख़रीद रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का दुकान पे काम करने वाला हो। तो जो दुकान पे काम करता है उसको दुकानदार उर्दू में और इंग्लिश में शॉपकीपर कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉपकीपर। टेलर, टेलर मीन्स दर्जी, जो आपके कपड़े सीता है। आपके ईद पे, मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स पे आप उसके पास जाते हैं और अक्सर शिकायत रहती है, जी टेलर ने टाइम पे कपड़े नहीं दिए। तो टेलर, इंग्लिश में टेलर, उर्दू में दर्जी। टीचर, उस्ताद, जो आपको पढ़ाते हैं, आपका मुस्तकबिल संवारते हैं, आपके लिए आगे
राहें हमवार करते हैं कि आप तरक्की करें, तो क्या कहते हैं उनको? टीचर, उस्ताद, जिनकी इज़्ज़त करना आप पर फ़र्ज़ है। कॉबलर, मोची, जूते टूट जाते हैं, आपके सिलाई निकल जाती है या कोई लेसेस ख़राब हो जाए तो आपकी मम्मा कहाँ भेज देती हैं उनको? जूतों को कॉबलर के पास। आपने पोएम भी पढ़ी हुई है ना, कॉबलर कॉबलर मेंड माई शू, गेट इट डन बाय 2:30। याद आई? ये वो कॉबलर है। कॉबलर मीन्स मोची। राइटर, राइटर कौन होता है? लिखने वाला। अब लिखते तो आप भी हैं, आप कहेंगे हम भी तो लिखते हैं, हम भी तो राइटर हैं, हमें भी तो ABC लिखनी होती है, हम भी तो इतने अरसे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। नो, यहाँ पर जो राइटर का लफ्ज़ है वो इंडिकेट करता है किसी मुसन्निफ़ को, यानी आपकी बुक्स के अंदर जो ये लेसन्स हैं, यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, ये सब जो लिखे गए हैं ये ख़ास आदमी ने लिखे हैं, और इस आदमी ने जो ये लिखा है इसको कहते हैं राइटर। राइटर, मुसन्निफ़। जैसे आपकी बुक में अक्सर स्टोरीज़ आपकी निकोलस हॉर्सबर्ग ने लिखी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के राइटर्स ने लिखी हैं, क्लैरी हॉर्सबर्ग ने लिखी हैं। तो लिखने वाले यानी मुख्तलिफ़ कहानियाँ लिखने वाले, मज़मून लिखने वाले, मुख्तलिफ़ यूनिट्स लिखने वाले को राइटर कहते हैं, और उर्दू में क्या कहते हैं? मुसन्निफ़। एक्टर, एक्टर, अदाकार। अब यहाँ पर एक्टर जो है वो कौन से अदाकार हैं, यानी जो ड्रामों में, फ़िल्मों में, मुख्तलिफ़ मूवीज़ में, थिएटर में काम करते हैं, एक्ट करते हैं, यानी फ़र्ज़ी किरदार अदा करते हैं। असल ज़िंदगी में वो ऐसे नहीं होते, सिर्फ़ वो उसका करैक्टर अदा करते हैं, तो वो एक्टर कहलाते हैं, और उर्दू में उनको क्या कहते हैं? अदाकार। सो दीज वर द प्रोफेशंस विच you have received already by portable document format through WhatsApp। तो ये वो आपके प्रोफेशंस थे जो कि आपके पास मौजूद हैं और आपने उनको सामने खोल के रखना है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड द वर्ड्स नेम। वर्ड्स क्या होते हैं? अल्लाह ताला ने जिनको पर अदा किए हों, पर अता किए हों, उनको बर्ड्स कहते हैं। और एनिमल्स का क्या होते हैं? जो ज़मीन पर चलने वाले जानवर होते हैं। बर्ड्स कहते हैं परिंदों को, ठीक है? उड़ने वाली मखलूक परिंदे कहलाती है। और अब उनके नाम पढ़ेंगे। हैन, मुर्गी। बैट, BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक और वर्ड नज़र आ रहा है, इसका मतलब है चिमगादड़। क्या नाम है? चिमगादड़। वल्चर, गिद्ध। गिद्ध क्या होता है? अब आप अक्सर अपना टाइम वेस्ट करते हैं मूवीज़ देखने में, कार्टून्स देखने में, तो आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं कि आपको कोई बर्ड्स की कोई ऐसी मूवी दिखा दें या आपको बर्ड्स बता दें जो आजकल इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ़ तरह की आपको एनिमेटेड मूवीज़ भी मिल जाएंगी, मुख्तलिफ़ तरह के आपको ऐसे ग्रुप्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ये बर्ड्स नेम आसानी से नज़र आएंगे कि एक्चुअली वल्चर होता क्या है। ये चील से बड़ा होता है और उकाब से छोटा होता है। उकाब से मतलब एक ऐसा परिंदा जो उकाब और चील से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा या छोटा कह लें आप, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का एक परिंदा होता है जो मुर्दार खाता है, यानी मरे हुए जानवर खाता है। और जहाँ पर जंगलों में अक्सर ये वाइल्ड एनिमल है, अक्सर ये वाइल्ड बर्ड है और ये जंगलों में ही पाया जाता है। ये आम नज़र नहीं आता, जैसे चीलें तो आप देख रहे होते हैं, बट ये वाइल्ड बर्ड है, एक जंगली परिंदा है जो जंगलों में मुर्दार जानवर यानी मरे हुए जानवरों का गोश्त खाता है। डक, बतख, पानी में तैरती है और बहुत ही प्यारी लगती है। ज़ू गए होंगे, आपने ज़रूर देखा होगा। पिजन, कबूतर, आपके घरों में भी होंगे, आपने पेट्स रखे हुए होंगे तो आपको शौक़ होगा। तो ये एक ऐसा बर्ड है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बर्ड है, सोशल बर्ड है, तो ये आपके घरों में भी पाला जा सकता है। क्रो, कौवा, ठीक है, ब्लैक कलर में, कबूतर से बड़ा होता है, आप अक्सर देखते हैं तारों पे बैठा हुआ होता है, आपकी घरों पे भी आ जाता है और इधर उधर उड़ता भी आपको दिखाई देता है। आउल, OWL, आउल, उल्लू, ये रात में आपको जागता हुआ नज़र आता है और दिन में सो जाता है, लेकिन उल्लू जो है वो आम तौर पर जंगलों में पाया जाता है, आम जगहों पर आपने नहीं देखा होगा। कुकू, CUCKOO, कुकू, कोयल,
बहुत ही प्यारी आवाज़ होती है, इसकी मीठी आवाज़ होती है और अक्सर जो खूबसूरत आवाज़ वाले लोग होते हैं उनको कोयल से तशबीह दी जाती है। जिस तरह कोयल स्प्रिंग सीज़न में और मौसम बहार में जो है गाना गाती है अपनी प्यारी सी आवाज़ में, तो आप उसको कोयल, कुकू, ईगल, उकाब, डव, फाख्ता, क्रेन, सारस। अब सारस क्या होता है? हैव यू एवर विजिटेड द ज़ू? गए हैं ना ज़ू? अब दिमाग में ले आए आप सारे के सारे बर्ड्स। आप एंटर हुए, आपको वहाँ पर एक ऐसा केज नज़र आया जिसमें बहुत सारी डक्स हैं। अब उसमें एक डक आपको ऐसी नज़र आई जो लंबी सी टांगें हैं जिसकी, और उसकी लंबी सी चोंच है और लंबी सी गर्दन है। अब वो जो उस केज में है उसको बत्तख नहीं कहेंगे बल्कि उसको क्रेन कहेंगे। सारस, लंबी टांगों वाला और लंबी सी बीक वाला, चोंच वाला जो बर्ड है उसको सारस कहते हैं। पैरट, तोता, काइट, चील। काइट का मतलब पतंग भी होता है जो उड़ती है आसमान में, और यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि काइट का मतलब चील भी होता है। स्पैरो, चिड़िया, आम तौर पर आपके घरों में चूं चूं करती हैं, इधर से उधर फिरती रहती हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि गर्मियों में आप इंतज़ाम कीजिए किसी ऐसे पॉट का जो आपके सहन में हो जहाँ पर परिंदे उससे पानी पी सकें, क्योंकि गर्मियों में इंटेंसिटी होती है, बहुत वेदर की शिद्दत होती है, तो उनको बहुत प्यास लग रही होती है। ये छोटे छोटे क्रीचर्स जो हैं, ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ये अल्लाह ताला की मखलूक हैं। हमें इनके साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए, इनके दाने और पानी का इंतज़ाम रखना चाहिए। अगरचा वो हमारे घर में हर वक्त मौजूद नहीं होते, इधर से उधर फिरते रहते हैं, लेकिन हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। अपने सहन में, अपने लॉन में, अपने छत पर, किसी भी जगह ऐसा एक मिट्टी का प्याला रख दें पानी भरकर, जहाँ से ये परिंदे पानी पी सकें गर्मियों में और अपनी प्यास बुझा सकें। स्वालो, अबाबील। स्वालो, अबाबील, छोटा सा परिंदा, चिड़िया से भी छोटा होता है और बिल्कुल चिड़िया की शक्ल का होता है, और इसको अबाबील कहते हैं। So my dear students, these were the professions along with their Urdu and birds name as well. Now let's come towards our next part, which is very very important to understand, क्योंकि आपके लिए वो समझना बेइंतहा ज़रूरी है। आपने अगर उनको समझ लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्यों आसानी हो जाएगी? क्योंकि ये वो चीज़ है, अगर आप इनको समझ लेंगे तो आपके लिए आगे इंग्लिश समझना बहुत आसान हो जाएगा। और इनको क्या कहते हैं और इनका इंग्लिश में क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैं आपको ब्रीफ़ करती जाऊंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके घरों में मुख्तलिफ़ रिश्तेदार मौजूद होते हैं, जैसे आपके ताया, चचा, मामू या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं। आपके जो कज़न्स हैं वो कोई ताया का बेटा है, कोई मामू का बेटा है, कोई चचा का, या आपकी कोई कज़न है, तो आपके किसी ना किसी कज़न का ताल्लुक़ आपके रिश्तेदार से होता है, ठीक है, जो आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं कि इंग्लिश में बोला जाने वाला हर जुमला, गौर से सुनिएगा मेरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, कि इंग्लिश में बोला जाने वाला हर जुमला आपका किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है। अब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, आज हम उनको सीखेंगे। सबसे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि स्पीच का क्या मतलब होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पीच? स्पीच का मतलब होता है बोलना, यानी वो बात जो हम कह रहे हैं, जो आपने बोलकर बयान करनी है, दिस इज़ कॉल्ड स्पीच। अब इस बोले जाने वाले, जैसे मैं उर्दू बोल रही हूँ और मैं अब इंग्लिश अगर बोलूँ, तो उसमें द एवरी सेंटेंस विल हैव मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी मेरा जुमला जो है, कोई भी जुमला मैं बोलूँ तो उसमें से मुख्तलिफ़ तरह के जो वर्ड्स हैं वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखेंगे। अब एक्चुअली वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कितने, कौन से हैं, तो उनको जानना बेहद ज़रूरी है। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली हैं कितने।
There are 8 parts of speech. कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आपने जहन में रखना है ज़िंदगी भर, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ रहेंगे और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती रहूँगी तो मैंने तो इसका पीछा नहीं छोड़ना। क्यों? कि हर एक वर्ड को मैंने डिस्क्राइब करना होता है कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है। और जब मेरा स्टूडेंट बड़ी क्लासेस में जाता है और वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से गुज़रता हुआ, इनको सीखता हुआ जाता है, तो उसके लिए इंग्लिश समझना, सीखना और बोलना मुश्किल नहीं रहते। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब नाम आपने याद रखने हैं। सबसे पहला है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। नाउन सबसे पहले हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन। मैं आपको इसकी सारी डेफिनेशंस बताऊंगी कि ये क्या है, ये क्या है और बाकी क्या है। First of all, I am writing these all parts of speech for you. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, verb. Verb. Number 4, adverb. Number 5, adjective. Number 6, preposition. ये सब सुन रखे हैं आपने, कोई आपके लिए नए नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम था कि एक्चुअली इनका ताल्लुक इंग्लिश फैमिली में किससे है। नंबर 7, conjunction. Number 8, interjection. So I have written all the parts of speech on this whiteboard just for you. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या है। There are 8 parts of speech, not part. 8 है तो आपका प्लूरल बन गया parts. There are 8 parts of speech. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी एक इंग्लिश का बोले जाने वाला कोई भी जुमला, उसमें से आपको इन 8 में से कोई ना कोई फैमिली नज़र आ रही होगी। नाउन। नंबर 1, नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नाम के बगैर पैदा हुई हो। तो नाउन जो है वो किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। जैसे कि आपके पास स्केल है, आपका नाम अली है, आपका नाम कोई भी है, आप लड़का हैं, लड़की हैं, आपके पास टेबल है, बुक है, चेयर है, फादर है, मदर है, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। तो जो नाम होता है वो किस फैमिली से चला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की नाउन। समझ में आ गया आपको कि नाउन इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन। अब दूसरा है प्रोनाउन। अब आपने बार बार नाम इस्तेमाल किया, जैसे अली अच्छा बच्चा है, अली सुबह सवेरे उठता है, अली स्कूल जाता है। अब बार बार आप अली 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 कह रहे हैं, तो अली की बजाय आप इस्तेमाल कर लेंगे कि अली अच्छा बच्चा है, वो सुबह सवेरे उठता है, वो स्कूल जाता है। अब जो वो इस्तेमाल कर लिया, नाम की जगह उसने रिप्लेस कर दिया, तो ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। सॉरी, प्रोनाउन। नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले इस्म को प्रोनाउन कहते हैं। सो नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, थर्ड वन इज़ वर्ब। वर्ब जिसके ऊपर सब कुछ बेस करता है। वर्ब शोज़ एक्शन। किसी भी काम का करना, होना जब पाया जाता है किसी वर्ड में तो उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब यानी फेल। फेल मीन्स काम। कोई भी काम किसी जुमले में आपको नज़र आ रहा हो तो वो वर्ब है। जैसे खाना, पीना, सोना, खेलना, चलना, फिरना, उठना, ठीक है, इसको कहते हैं वर्ब। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। नंबर 4 एडवर्ब।
एडवर्ब। एडवर्ब ये वर्ब था, ये एडवर्ब है। अब आप ये जो एडवर्ब है ये दिखाता है कि काम कैसे हुआ। चला, आहिस्तगी से चला, तेज़ चला, बारिश हुई, तेज़ हुई, हल्की हुई, वो रोया, किस तरह, मतलब अंदाज़ को ज़ाहिर करता है। वर्ब के अंदाज़ को ज़ाहिर करने के लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल होता है वो है एडवर्ब। साथ साथ याद करेंगे फिंगर्स पे। पहली फिंगर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। नंबर 5 एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें सिफ्त, यानी आप किसी भी चीज़ की खूबी, खामी, अच्छी, बुरी, ऊंची, नीची, कोई भी क्वालिटी को जाहिर करें तो वो क्या कहलाती है? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव शोज़ द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। ये एडजेक्टिव जो है ये नाउन की क्वालिटी को जाहिर करता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। नंबर 6 पे है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हरूफ जार। अब मिसाल मैं आपको देती हूँ कि किताब मेज़ पर है, आपको समझ में आ गया जुमला। लेकिन अगर मैं कहूँ कि किताब मेज़ है तो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैंने पर इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह इंग्लिश में द बुक इज़ ऑन द टेबल, आपको मालूम हो गया कि किताब जो है वो मेज़ पर है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ द बुक इज़ टेबल तो आप कहेंगे कि मैम ने कैसा जुमला बोला, हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो ये जो इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, अप, डाउन, अराउंड, ये सब जो वर्ड्स हैं ये प्रेपोजिशन होते हैं। प्रेपोजिशंस क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी पूरे जुमले का मतलब वाज़े करते हैं, उनको प्रेपोजिशन कहते हैं। नंबर 7 कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स किसी भी सेंटेंस को दूसरे जुमले से मिलाना, बग़ैर फुल स्टॉप लगाए, बग़ैर कॉमा लगाए, बग़ैर आपने उसको ख़त्म किए दूसरा जुमला उसके साथ मिलाएं। यानी पहले जुमले की वजाहत बयान करने के लिए जब दूसरा जुमला उसके साथ जोड़ा जाता है तो कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं। आपने इसकी सही प्रोनंसिएशन करनी है, कन जंक शन, कन जंक शन। अब कंजंक्शंस क्या होते हैं? बट, और, इफ़ और इसके अलावा बहुत सारे। तो ये मैं आपको सिर्फ थोड़े से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो किसी एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। द मोस्ट पॉपुलर कंजंक्शन इज़ एंड। जैसे आपने एंड किसी के साथ मिला दिया जुमले में तो वो एंड क्या है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है? वो कंजंक्शन से। द लास्ट नंबर 8 इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये कंजंक्शन है, एन की साउंड निकलेगी, यहाँ एन मौजूद नहीं है। इंटरजेक्शन। अब बहुत सी ऐसे आवाज़ और अल्फाज होते हैं जो मुंह से एकदम से निकल जाते हैं और जिनका कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे आपको चोट लग जाती है तो आप कहते हैं, क्या कहते हैं? आउच, ओह, ठीक है। और आप कहते हैं वाओ, मिसाल के तौर पर वाओ, ओह, ठीक है, ओहो। अब यहाँ पर आपको जो एक ख़ास किस्म का साइन नज़र आ रहा है इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। अब ये एक्सक्लेमेशन साइन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जब हम किसी ऐसे लफ्ज़ को इस्तेमाल करें जिसके अंदर आवाज़ या एहसास या किसी फीलिंग को डिस्क्राइब किया गया हो तो हम उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। और ये जुमले में इस्तेमाल किया जाता है जुमले के अंदर जो फीलिंग्स हैं उनको बयान करने के लिए। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। अब हुर्रा का कोई आपको मतलब नहीं मालूम होगा या किसी भी डिक्शनरी में, यानी आपकी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड्स एकदम से आपके मुंह से निकल जाएं, सडन फीलिंग्स को, तो उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। और इनके सामने हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क यानी एक वन और उसके नीचे एक छोटा सा डॉट, एक वन और छोटा सा डॉट, दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क।
सो नंबर 1, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection. So we have all done with our English B grammar work. अब मैं आपको सारा कुछ यहाँ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जो आपके PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में व्हाट्सएप किया गया था। अगर आपको इसके अलावा कोई बात पूछनी हो या आपने किसी भी तरह की कोई गाइडलाइंस लेनी हो तो आप स्कूल के दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग दीज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, और तमाम काम आप प्रैक्टिस करते रहें। और इसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।